नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था लेक्चर वो था सिलकेयारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में, जो कल संपन्न हुआ और आज सारे श्रमिक कुशलतापूर्वक बाहर निकाल लिए गए हैं। उससे पहले वाले लेक्चर में हमने ज्योग्राफी के एटमॉस्फेयर वाले पार्ट में विंड सिस्टम को समझने का प्रयास किया था। तो हमने ये पढ़ा था कि विंड मोटे तौर पर दो प्रकार से डिवाइड की जा सकती है। तो थोड़ा सा मैं रिकैप करता हूँ पहले और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, देखिए, दो प्रकार की विंड्स के बारे में हमने अप्लाई की थी। विंड सिस्टम में लिख देता हूँ यहाँ पे, देखिए, पवन प्रणाली। ठीक, विंड सिस्टम जिसमें हमने दो प्रणाली देखी थी। एक तो थी सरफेस यानी कि सतही पवनें, और दूसरी कौन सी है? एटमॉस्फेरिक विंड यानी कि वायुमंडलीय पवनें, अर्थात एटमॉस्फेरिक विंड्स। अधिकतर विंड जिसका प्रभाव सबसे अधिक हमारे जीवन में है वो सरफेस विंड्स का ही है। जैसे परमानेंट विंड यानी कि जो स्थायी पवनें हैं, उसके हमने तीन पार्ट देखे थे। ठीक है, पहली तो थी ट्रेड विंड, एक थी वेस्टर्लीज, एक थी पोलर ईस्टर्लीज। तीनों पवन जो सिस्टम है ये पूरे ग्लोब में सरफेस में दो लैटिट्यूड के बीच में ब्लो करता है, और इन सब की डायरेक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ट्रेड विंड की क्या डायरेक्शन होगी, वेस्टर्लीज की क्या डायरेक्शन होगी दो लैटिट्यूड के बीच में, और पोलर ईस्टर्लीज जो है वो ट्रेड विंड के सिमिलर डायरेक्शन में ब्लो करेंगी, लेकिन दो खास अक्षांशों के बीच में, अर्थात हाई पोलर टू सब पोलर लो के बीच में पोलर ईस्टर्लीज ब्लो करती थी। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने उस दिन डिस्कस किए थे। उसके अलावा लोकल विंड, स्थानीय पवनें भी सरफेस विंड्स का ही उदाहरण है। मॉनसून विंड भी सरफेस विंड्स का ही उदाहरण है। और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी क्या है? एक खास किस्म के सर्कुलेशन का उदाहरण है जो कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है। ठीक, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एटमॉस्फेरिक विंड के बारे में। ओके, अर्थात वायुमंडलीय पवनों के बारे में आज का डिस्कशन रहेगा। यूपीपीसीएस में, यूकेपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं, और यूपीएससी भी यहाँ से नए किस्म के क्वेश्चन क्रिएट करता है, वो आपको पता ही है। कुछ और चीज़ें जो उस दिन मिस हुई थी वो भी मैं साथ साथ इसके साथ ही आपको उसकी भी जानकारी दे दूंगा, और इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करते हैं एक डायग्राम के जरिए। ये रहा वो डायग्राम, और इस डायग्राम का नाम है ट्राई मेरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। क्या नाम है? ट्राई मेरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो मुझे थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जिससे कि कुछ चीज़ें स्पष्ट आपको दिखाई दें कि यहाँ पर लिखा क्या है। ये बड़ा ही अच्छा सा मैप है, तो मैं आपको कुछ समझाता हूँ इसमें। सबसे पहले तो ये मामला क्या है, देखिए, रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे हम। बीच वाली लाइन आपको समझ में आ रही है, इसको कहते हैं इक्वेटर। ये एक लो प्रेशर जोन है। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, समझिएगा बात को। और यहाँ से रेट ऑफ इवापोरेशन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, अर्थात जो वाष्पीकरण की जो दर है इस वाले स्थान पूरे लैटिट्यूड में काफ़ी ज़्यादा है। तो जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो एयर हल्की होगी, एयर जब हल्की होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी। लेकिन हम ये भी जानते हैं, व्हेन द एयर राइजेस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इट एडियाबैटिकली गॉट कूल्ड ऑल्सो। ठीक है, वो क्या है, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएगा वैसे वैसे उसके तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। ठीक, तापमान में जब गिरावट दर्ज की जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी गैस क्या होती है? गर्म गैस से भारी होती है। तो एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के बाद, अगर मैं इस तरीके से ऊंचाई
की तरफ इसको ले जाता हूँ ऊपर ऐसे करके, तो जाहिर सी बात है कि एक सर्टेन हाइट पे जाने के बाद इसको नीचे आना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये पवन ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, और फिर सरफेस विंड के रूप में फिर से यहाँ आकर एक देखिए सर्कुलेशन, एक सेल बन रहा है। क्या बन रहा है? सेल बन रहा है, एक कोशिका बन रही है, और इस कोशिका का नाम है हेडली सेल। क्या नाम है इसका? हेडली सेल नाम है। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? तो दो लैटिट्यूड के बीच में एक सेल बना, इन दो लैटिट्यूड के बीच में भी एक सेल बनना चाहिए, और इन दो लैटिट्यूड के बीच में भी एक सेल बनना चाहिए। तो देखिए यहां पर भी दो पवनें इधर से आई और ऊपर की तरफ उठेंगी और नीचे की तरफ आएंगी। यहां भी कुछ ऐसा होगा, ऊपर की तरफ उठेगी और नीचे की तरफ आएगी। दोनों ही गोलार्धों में ये तीनों डायमेंशनल जो हम सर्कुलेशन ऑफ एयर देख रहे हैं, तीनों जगह देखने को मिलेगा। अब इसमें समझने जैसी बात क्या है? फिर समझने जैसी बात इसमें यह है कि नीचे आने के बाद ये फिर से ऐसे आएगी और दो ट्रेड विंड आपस में आके मिलती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं, एक सर्टेन हाइट तक जाती हैं और फिर उससे नीचे आती हैं। और एक हम देखते हैं कि दोनों ही गोलार्धों में, दोनों ही हेमिस्फेयर में हमको एक सेल देखने को मिलती है, और दोनों सेल का नाम क्या है? हेडली सेल ही है। लेकिन जब इन दोनों लैटिट्यूड के बीच में, इसके और इसके बीच में जब ये सेल बनेगी, पहले इसका मैं नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है फेरल सेल। क्या नाम है इसका? फेरल सेल। बात को समझिएगा, फेरल सेल है। इसका नाम यहाँ लिखा ही हुआ है पोलर सेल, मैं फिलहाल लिख देता हूँ पोलर सेल, यानी कि पोलर कोशिका एयर की। क्योंकि ये ऊपर की तरफ जाने के बाद नीचे आ रही है, इसलिए हम इसको एटमॉस्फेरिक विंड कह रहे हैं। दीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ अ एटमॉस्फेरिक विंड। और जैसे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, वो सारे के सारे सरफेस विंड्स के उदाहरण हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। अब समझाना मैं ये चाह रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग से फिगर बनाऊंगा, ठीक है? यहाँ अब इस फिगर को देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि ये हमने बनाया इक्वेटर, ये मैंने बना दिया सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, सॉरी हाई प्रेशर, और इधर भी बन गया क्या? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एयर ऊपर की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ आएगी। दोनों ही गोलार्धों में ऐसा होगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया यहाँ भी चलेगी, ठीक? और हम देखेंगे कि एक कोशिका, एक सेल यहाँ भी बनेगी। इस तरीके से क्या है? एक सेल यहाँ भी बनेगी। इन दोनों का नाम मैंने आपको क्या बताया है? हेडली सेल। मैंने क्या बताया, मतलब उसको हेडली सेल कहते हैं। इसका नाम है फेरल सेल। जिन विज्ञानियों ने, जिन क्लाइमेटोलॉजिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी होगी, उसी के नाम पे पड़ गया है। तो हेडली नाम के क्लाइमेटोलॉजिस्ट रहे होंगे, उनके नाम पे हेडली सेल, इनके नाम पे फेरल सेल। फिलहाल एक सेट ऑफ और बनता है हमारे इसमें अर्थ में, जिसको हम कहते हैं पोलर सेल। वो अभी हमने उस फिगर में देखकर समझा। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर उसमें बीच में मैं लाइन खींचूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक हाइट जो है वो इसकी है। किसकी? हेडली सेल की। उससे कम है किसकी? फेरल सेल की। और सबसे कम किसकी हाइट होगी ऊंचाई की तरफ बढ़ने वाली? वो होगी पोलर सेल की। समझ रहे हैं बात? पोलर सेल की ऊंचाई सबसे कम, फेरल सेल की उससे ज़्यादा, और सबसे अधिक किसकी? हेडली सेल की जो बनेगी ऊंचाई। तो इसका कारण पता है आपको क्या है? कारण इसका है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि अर्थ एक स्फेयर है और अर्थ के हर पॉइंट पे लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो बाहर की तरफ लगता है रोटेट करने की वजह से, वो हर पॉइंट पे एक जैसा नहीं है। इक्वेटर पे अर्थ की स्पीड सबसे ज़्यादा महसूस की जाएगी। द मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अकर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एट नियर इक्वेटर। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे जो रोटेशन स्पीड है, अर्थ रोटेट तो पूरा कर रही है, लेकिन हर जगह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर नहीं होगा।
मैक्सिमम होगा इक्वेटर के पास, उससे कम होगा यहाँ पर, उससे कम होगा यहाँ, और सबसे कम कहाँ होना चाहिए? पोल्स के पास। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहाँ पर मैक्सिमम होना चाहिए वहाँ पर छिटकाव ज़्यादा होगा, यानी कि बाहर की तरफ उभार आएगा ज़्यादा, तो वहाँ पर जो हाइट है सेल की वो इक्वेटर के पास ज़्यादा होनी चाहिए। तो हेडली सेल की ऊंचाई सबसे अधिक है, फेरल सेल की उससे कम, क्योंकि उससे कम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सबसे कम कहाँ पर होगी? पोलर सेल की। पोलर सेल की हाइट सबसे कम होगी क्योंकि वहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम है। और ये जो विंड मैकेनिज्म है ये साल भर इस तरीके से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है। जब यही विंड नीचे आती है तो सरफेस विंड के रूप में बहती हैं, गर्म होने के बाद ऊपर उठती हैं और एक सेल बनाती हैं। तो इस फिगर को हम कहते हैं ट्राई मैरीडोनल सर्कुलेशन ऑफ द एयर। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम्पल किस चीज़ का था? एटमॉस्फेरिक विंड का। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ें और समझ लेनी जरूरी हैं, वो देख लीजिए। कुछ चीज़ें समझनी जरूरी ये हैं कि जैसे कुछ जोन होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस में, कुछ क्या होते हैं? जोन होते हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर। फिर से मान लेते हैं हम ये इक्वेटर है, और फिर से मैं मान लेता हूँ इसको 30 डिग्री का लैटिट्यूड है नॉर्थ में, और इसी को हम मान लेते हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में। याद होगा आपको कि ट्रेड विंड इस तरीके से मिलती हैं एक निश्चित पॉइंट पर, उसको क्या कहा जाता है? मेरे बताने का मतलब ये था, दिस इज कॉल्ड ITCZ। जहाँ पर दो ट्रेड विंड्स मिलकर आपस में मर्ज करती हैं उसको कहा जाता है ITCZ। ओके, दिस इज कॉल्ड ITCZ। इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस zone. This is called intertropical convergence zone where the two trade winds from both the hemisphere merge या converge कह सकते हैं। ठीक, हिंदी में इसको कहते हैं अंत उष्ण कटिबंध अभिसरण क्षेत्र। मैं लिख देता हूं इसको, अंत उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र जहां पर दो ट्रेड विंड्स आपस में आकर मिलती हैं और इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ जाती होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की जो पोजीशन है वो क्या फिक्स है साल भर? क्या वो ऑसिलेट नहीं करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में थोड़ा सा खिसक नहीं जाती होगी जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में डायरेक्टली विजिबल होता है? इस वक्त का जवाब है हाँ। तो अगर मैं मिड ऑफ द ईयर की बात करूं, जब 23 सितंबर की डेट मान लीजिए, ठीक, 23 सितंबर की डेट मान लेते हैं या 21 मार्च की डेट हम मान लेते हैं, तब तो ITCZ की पोजीशन यही रहेगी जहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन जून के केस में, है ना, 21 जून को क्या होगा? सन रेज वर्टिकल कहाँ पे पड़ती हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जो कि 23 डिग्री एंड हाफ है। तो ITCZ की पोजीशन भी थोड़ी सी खिसक कर किस तरफ आ जाएगी? नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। ITCZ की पोजीशन में खिसक कर कहाँ पर आ जाएगी? नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। तो ये जो मैंने एरो अभी यहाँ पर इक्वेटर पे बनाया है, तो दरअसल मुझको इसको कहाँ पे बनाना पड़ना होगा? यहाँ पे। आप इस बात को समझ रहे हैं ये चीज़? तो मुझे ITCZ को खिसका के यहाँ पहुँचाना होगा। इससे क्या होगा कि हमें एक मैकेनिज्म समझ में आता है कॉरियोलिस इफेक्ट का, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? अर्थ की रोटेशन की वजह से क्रिएट होता है। जब ट्रेड विंड इक्वेटर को पार करके नॉर्थ की तरफ आती हैं तो वो दाईं तरफ विचलित हो जाती हैं। फिर से मुझे कहने दीजिए, व्हेन ट्रेड विंड क्रॉसेस इक्वेटर कमिंग फ्रॉम द सदर्न पार्ट, इट रोटेट्स टुवर्ड्स इट्स राइट। ठीक, कोरियोलिस इफेक्ट के प्रभाव में। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, क्या मॉनसून विंड्स के साथ भी ऐसा ही होता होगा? बिल्कुल होता है। जब मॉनसून विंड इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो कोरियोलिस प्रभाव के कारण उनका विचरण कहाँ पर हो जाता होगा? दाईं तरफ।
और यहीं पर मुलाकात हो रही है किससे, इंडिया से। और ये जो मॉनसून विंड है ऐसे होते हुए आती हैं, ओशन के ऊपर बह रही हैं, मॉइस्चर सक करती हैं और बारिश करवा देती हैं। कहाँ पर, इंडिया में। तो मॉनसून के मैकेनिज्म को जब हम समझेंगे तो ITCZ वाले कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराना पड़ेगा आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समथिंग। ओके, तो यहाँ से UPSC कई प्रकार के क्वेश्चन बनाता है। ठीक, ITCZ क्या है, एल नीनो क्या है, एनसो क्या है, ENSO है ना, एनसो। तो एनसो का फुल है एल नीनो और SO का है सदर्न ऑसिलेशन, दक्षिणी दोलन। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने होंगे जब आपको मॉनसून के बारे में पढ़ाया जाएगा तब, तो उसको तब के लिए रखिए। फिलहाल ये जान लेना जरूरी है कि ITCZ क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है किस चीज़ पर, मॉनसून में। ठीक, एक चीज़ ये हो गई। तो कुछ फिगर्स को हमको दोबारा देखना होगा, वापस लौटते हैं। ये रहा वो फिगर, शानदार फिगर है, 3 डायमेंशनली बनाने की कोशिश करी गई है इसको। और आप जो मैंने आपको समझाया वो आप याद रखिएगा। इसकी हाइट सबसे अधिक होगी यहाँ पर, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी है इस पोलर सेल की। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक चीज़, कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई थी जो उस दिन मैंने आपको नहीं बताई थी। हाँ, वो ये लिखा हुआ है, व्हाट इज इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अर्थात इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है। द जोन वेयर ट्रेड विंड्स फ्रॉम बोथ द हेमिस्फीयर कन्वर्जेस इज कॉल्ड ITCZ। वो हमने डिटेल में भी डिस्कस कर लिया है। इसी प्रकार से उस दिन की चर्चा में एक शब्द मिस हो रहा था। दरअसल मैं स्लाइड तो मैंने बनाई थी उस दिन, लेकिन वो आपके सामने दिखाना भूल गया था मैं। डोल्ड्रम, व्हाट आर डोल्ड्रम, द रीजन ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर वेयर दीज विंड्स ब्लो इज कॉल्ड डोल्ड्रम। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इक्वेटर वाला रीजन बड़ा ही शांत परिस्थितियों वाला क्षेत्र होता है। तो उस शांत परिस्थिति वाले क्षेत्र को ही हम डोल्ड्रम्स कहते हैं। ठीक, याद रखेंगे। ITCZ, डोल्ड्रम्स एंड इक्वेटोरियल लो आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर, वेरिएबल विंड्स एंड काम कंडीशंस। बड़ी ही शांति बनी रहती है यहाँ पर। ओके, बहुत कुछ है जानने को हमको विंड सिस्टम के बारे में। एक विंड सिस्टम और है जो वो एटमॉस्फेरिक विंड का ही पार्ट है। ठीक, उसका मैं आपको नाम बता देता हूं जो हमें पढ़ना होगा। जो अब तक हमने विंड्स पढ़ी उससे उसका मैकेनिज्म पूरी तरीके से अलग है। ठीक, और उसका नाम है जेट स्ट्रीम। उसका नाम है जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम ट्रोपोस्फेयर के ठीक पास, जहां पर वो खत्म होता है ट्रोपोस्फेयर के ठीक नीचे, वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करती है बहुत तेज एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के सरफेस के मैकेनिज्म को प्रभावित करती है। किस प्रकार जेट स्ट्रीम मॉनसून को भी प्रभावित करती है यह भी जान लेना जरूरी है। क्या जेट स्ट्रीम एक ही है या कई प्रकार की होती है? तो इसका जवाब है हाँ, कई प्रकार की होती है। पोलर रीजन के ऊपर अगर बह रही है तो पोलर स्ट्रीम कहलाएगी। मिड लैटिट्यूड के ऊपर बह रही है तो मिड लैटिट्यूड स्ट्रीम कहलाएगी, समथिंग लाइक दैट। और हम ये जानते हैं कि अर्थ के सरफेस में वर्टिकल सनरेज साल भर नहीं पड़ती, उसका दोलन दो खास लैटिट्यूड के बीच में चलता रहता है, इन दोनों के बीच में। और इन सब चीज़ों से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के सरफेस के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जिससे की वजह से क्या होगा, प्रेशर लो या हाई क्रिएट होता है। ठीक, तो जब नॉर्थ की तरफ सनरेज पड़ रही होंगी तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर लो उस तरफ होगा। तो जेट स्ट्रीम भी क्या है, एक ही जगह रहती है कि खिसकती रहती है, हवा में खिसकती है, बिल्कुल खिसकती है, वो भी ऑसिलेट करती है। वेस्ट टू ईस्ट बहुत तेजी से ब्लो करती है खास ऊंचाई पे, और प्रेरित करती होगी मॉनसून विंड्स को उस लो प्रेशर की तरफ खींचने में। और हम कह सकते हैं कि अभी सारी कंडीशंस मॉनसून के फेवर में आ जाती हैं। जेट स्ट्रीम का बहाव तिब्बत के पठार के ऊपर
लो प्रेशर इंडिया के ऊपर गर्मियों के दौरान जो होता है, एल नीनो का मौसम नहीं है इस बार, मान लीजिए कि एल नीनो ईयर नहीं है, तो सारी कंडीशंस जो मॉनसून की होंगी वो बिल्कुल सूटेबल होंगी किसके लिए, मॉनसून की बारिश के लिए। और उस साल हम देख सकते हैं जहाँ जहाँ बारिश होती है नॉर्मली वहाँ नॉर्मल बारिश हो जाती है। लेकिन एल नीनो वाले ईयर के दिन, एल नीनो ईयर वाले सालों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि भारत सूखा हो जाएगा, सूखाग्रस्त घोषित कर देंगे भारत को, ऐसा नहीं है। एल नीनो मैकेनिज्म पर रिसर्च अभी भी जारी है, अभी पता लगा लेना जरूरी है कि ये मामला है क्या पूरी तरीके से। ये 4 साल के बाद ही क्यों उत्पन्न होती है, 3 साल के बाद ही उत्पन्न क्यों होती है एल नीनो, हर साल क्यों नहीं आती, समथिंग लाइक दैट। तो अभी भी कई सारे रहस्य ऐसे हैं ज्योग्राफी में जो अनसुलझे हैं। फिलहाल एल नीनो ईयर भारत के मानसून के लिए खतरे वाला ईयर माना जाता है, ठीक है। तो सब कुछ फेवर में कंडीशन जब रहती है तो मानसून की बारिश खूब अच्छी तरह मिलती है भारत को। तो ये सब चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो तैयार रहिए और बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। ओके, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए प्लीज़, और लोगों तक भी हमारी आवाज़ पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।